हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड यूनिट हमारा चल रहा था जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। मनी को हम बहुत अच्छे से पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बैंकिंग चैप्टर को। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो बेटा, ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की सेकंड यूनिट है। इससे पहले हमने नेशनल इनकम का यूनिट कर रहा था। इस यूनिट की मैं बात करूं तो यूनिट है सेकंड और यूनिट का नाम है मनी एंड बैंकिंग। इसमें दो चैप्टर्स हैं, एक तो मनी और एक बैंकिंग। बैंकिंग हम आज से करेंगे, मनी मैंने प्रीवियस वीडियो में कराया था, इससे पहले वाली वीडियो में कराया था। अगर आपने नहीं देखा है आप जाकर के देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं बैंकिंग से, है ना। बैंकिंग को समझने से पहले हमें पहले ये समझना होगा कि हमारे भारत देश में कितने तरीके के बैंक होते हैं। हमारे भारत देश के अंदर, हमारे इंडिया में दो तरीके के बेटा बैंक होते हैं। एक होता है हमारे पास कॉमर्शियल बैंक्स, एक होता है हमारे पास सेंट्रल बैंक्स। मतलब जितने भी सारे बैंक से आप जानते होंगे, चाहे वो SBI हो गया, चाहे वो PNB हो गया, चाहे वो यूनियन बैंक हो गया, चाहे वो एक्सिस बैंक हो गया, इतने सारे बैंक है आपके पास, छोटे मोटे इतने सारे बैंक है। ये सारे बैंक किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? ये आते हैं कमर्शियल के अंदर। और पूरे इंडिया का एक सेंट्रल बैंक की अगर मैं बात करूं तो वो होता है हमारे पास यहां पर RBI। ठीक है, देखो दो तरीके के बैंक होते हैं। एक तो होता है हमारे पास यहां पर बैंक्स की अगर मैं बात करूं तो दो तरीके के बैंक होंगे। एक तो होगा हमारे पास कमर्शियल, ठीक है ना, कमर्शियल हो गया। एक होता है हमारे पास यहां पर सेंट्रल बैंक, मतलब ये तो हो गया हमारे देश का बैंक, मतलब पूरे देश का एक ही बैंक है, ये है RBI। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाम सुना ही होगा आपने, नहीं सुना है तो दोबारा ध्यान से समझ लो। कमर्शियल बैंक में आ जाते हैं SBI, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, है ना, यूनियन बैंक, जितने भी सारे बैंक है ये सारे इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। और उसकी भी दो कैटेगरी होती है, एक तो होता है पब्लिक यानी कि सरकारी, एक होता है हमारे पास यहाँ पर प्राइवेट, है ना। पब्लिक प्राइवेट बैंक आ जाते हैं। पब्लिक तो हो गया जैसे कि SBI और बाकी जितने भी है हमारे पास वो हो गए प्राइवेट, ये इसके अंदर आ जाते हैं। तो इस तरीके से है। और जितना ये वाला पार्ट है बेटा कमर्शियल, ये वाला कमर्शियल, ये वाला इतना 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 पार्ट, ये हमारे सिलेबस में पहले हुआ करता था, पहले, अब नहीं है। अब क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मैं मतलब फिर भी आपको बता देता हूं। ये आएगा, सेंट्रल बैंक है और इसके फंक्शंस हमारे सिलेबस में है। ये नहीं है कमर्शियल बैंक। देखो कमर्शियल बैंक का क्या काम होता है। कमर्शियल बैंक में जो काम चलता है वो चलता है पब्लिक का, आम जनता का। ठीक है, यहां पर आम जनता का, सेंट्रल में नहीं होगा। कभी आपने सुना है कि आपके पड़ोसी का है किसी का नॉन का खाता RBI में? ऐसा नहीं होता। उसका किस में होगा बैंक अकाउंट? सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट किस में होगा? वो होगा PNB में, SBI में, जो भी आसपास हमारे बैंक होंगे उन सब में होता है। वो सब कमर्शियल बैंक्स होते हैं, सेंट्रल में नहीं होता, RBI में नहीं होता, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक तो अपना डिपॉजिट करते हैं बैंक में। तो कमर्शियल बैंक का पहला काम होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और उस पैसे से वो लोगों को लोन देता है, यानी कि लेंडिंग लोन्स दे देता है उस पैसे से। ये इसका काम होता है। ये हमारे पास कमर्शियल का है, मतलब इतना सही मतलब है। इसके कुछ और फंक्शंस भी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स है, ग्रांटिंग लोन्स देता है, ये सब चीजें हैं। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ मतलब समझ लो, मतलब ये हमारा है। आज हम बात करेंगे मेनली सेंट्रल बैंक की। देखो अब हम समझते हैं सेंट्रल बैंक को। सेंट्रल बैंक हमारे भारत का, देश का एक बैंक, मतलब जैसे बोलता है ना, बोला जाता है ना बेटा, राजाओं के राजा महाराजा, वैसे ही बैंकों के भी बैंक, सबसे बड़ा बैंक, हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक, सबसे जो टॉप बैंक है वो है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वही पूरा हमारा जितना भी बैंकिंग सिस्टम, पूरा मॉनेटरी स्ट्रक्चर है, उस सबको ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। ये कौन है? सेंट्रल बैंक। तो सबसे पहले ये लिखा है कि सेंट्रल बैंक एक एपेक्स बॉडी है। एपेक्स का मतलब होता है बेटा सुप्रीम, यानी कि प्राइम बॉडी, सबसे बड़ी बॉडी है जो कि कंट्रोल करने का काम करती है, ऑपरेट करती है, रेगुलेट करती है, रूल्स वगैरह सब देखती है और डायरेक्ट भी करती है। किसको करेगी? जितना हमारा पूरा बैंकिंग स्ट्रक्चर, जितना हमारे देश का पूरा मॉनेटरी स्ट्रक्चर, सबका काम कौन करती है? सेंट्रल बैंक करती है। जितने भी सारे कॉमर्शियल बैंक हो गए ना, इन सब के भी अकाउंट होते हैं सेंट्रल बैंक में। पब्लिक के अकाउंट है कॉमर्शियल में, SBI में, PNB में, इन सब जो भी हमारे SBI हो गया, जो भी हमारी PNB हो गई, जितनी भी हमारी सरकार, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सबके खाते किसमें होते हैं? सेंट्रल यानी कि RBI में। ठीक है ना, पब्लिक का इसमें होगा और कॉमर्शियल का इसमें होगा। अगर पब्लिक को लोन की जरूरत है तो कॉमर्शियल देगा,
अगर कॉमर्शियल यानी कि एसबीआई, पीएनबी इन सबको लोन की जरूरत है तो आरबीआई से लेते हैं और ये अपना डिपॉजिट यहाँ पर रखते हैं। ये हमारे पास इस तरीके से चलता है। समझ में आ गया सिस्टम। अब देखो जो भारत का बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है, वो कौन है? आरबीआई। नाम सुना ही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नोट पे भी किसके साइन होते हैं? आरबीआई के, गवर्नर के होते हैं ना। ये हमारे पास लिखा गया है। अब देखो आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ, एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, 1 अप्रैल 1935 में हुआ। और किस एक्ट के तहत हुआ? आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत हुआ, जो कि 1934 में हुआ था। ये हमारे पास स्टैब्लिश तो 1935 में हुआ 1 अप्रैल से, लेकिन जो एक्ट था वो हमारे पास 1934 में ही यानी कि 1934 में ही हमारे पास पास हो गया था। इंडिया का जो है सेंट्रल बैंक वो आरबीआई है, यूके का है बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूके का बैंक ऑफ इंग्लैंड है, एंड इन द यूएस इट वाज फेडरल रिजर्व सिस्टम, है ना। ये हमारे पास 2 और कंट्रीज का भी बता दें। देखो इंडिया का याद रखो, वो तो याद रखना ही है, बाकी 2 का भी याद रख सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखा होगा तो और अच्छे मार्क्स मिलते हैं। जैसे हमारे पास यूके का है बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूएस का है फेडरल रिजर्व सिस्टम। ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारे पास इसका मतलब था। अगर आप इतना लिख कर के आओगे फुल ऑन फुल नंबर है बेटा जी। इसी के बाद अब हमें जो पढ़ने हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। यहां से गारंटीड आपके पेपर में एक क्वेश्चन मिलने वाला है और एमसीक्यूज भी मिलेंगे। तो 101% यहां पर एग्जाम में आएगा। 5 हमारे पास यहां पर बेटा बेसिकली फंक्शन होते हैं, जिसमें सबसे पहला फंक्शन लिखा है करेंसी ऑथोरिटी यानी कि बैंक ऑफ इशू। मतलब जो भी हमारी आरबीआई है उसके पास इतना अधिकार है, उसके पास पूरे राइट है कि वो जो भी हमारी भारत की करेंसी है, भारत में जितने भी सारे नोट्स चलते हैं, उन सबको छापने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। आरबीआई हमारे पास नोट्स को इशू करता है। ठीक है, एक्सेप्ट जितने भी कॉइन्स हैं, कॉइन्स नहीं करता, और जितने भी हमारे 1 रुपीज के नोट है उसको छोड़ करके बाकी सारे कौन करता है? हमारे पास आरबीआई करता है। जो हमारे कॉइन्स है 1 रुपीज नोट है उनको कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस मिनिस्टर जी के हाथ में है 1 रुपए का नोट और जितने भी सारे कॉइन है। लेकिन उसे छोड़ करके जितने भी हमारे 500 के नोट हैं, जितने भी हमारे 100 के नोट, 50 के नोट, 10 के नोट और 20 के नोट, सारे के सारे हमारे किसके हाथ में है? आरबीआई के हाथ में, सिक्कों और 1 रुपीज के नोट को छोड़ के। पहले ही लिखा है सेंट्रल बैंक के पास सोल ऑथोरिटी है। सोल का मतलब सिंगल पावर है सिर्फ, और उसी बॉडी के पास पावर है और किसी के पास पावर नहीं है पैसे को छापने की, इशू ऑफ करेंसी को इशू करने की हमारे देश के अंदर आरबीआई के पास ही है, एक्सेप्ट छोड़ करके 1 रुपी नोट और कॉइन छोड़ करके। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया गया है इसका गलती से। चलो जी आगे चलते हैं। अब देखो इसके कुछ एडवांटेज भी है। एडवांटेज नंबर 1 क्या लिखा है कि इससे यूनिफॉर्मिटी आती है नोट का सर्कुलेशन करने में। ऐसा नहीं है कि बेटा हमारे पास, हमने कॉमर्शियल बैंक्स को भी दे रखी है, एसबीआई अपना अलग पैसा छाप रहा है, यूनियन बैंक अपना अलग छाप रहा है, पीएनबी अपना अलग छाप रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। हमारे पास एक यूनिफॉर्मिटी बन पा रही है अगर आरबीआई के हाथ में ही सारी चीजें हैं। दूसरा क्या लिखा है? सेंट्रल बैंक पावर, इट गिव्स द सेंट्रल बैंक को पावर देता है इन्फ्लुएंस करने का मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब क्या है कि हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने में भी यहां पर मदद करता है सेंट्रल बैंक को ये। ठीक है, अगर वो सिंगल ऑथोरिटी है नोट इशू करने की। फिर ये गवर्नमेंट को एनेबल करेगा सुपरवाइज करने में, कंट्रोल करने में सेंट्रल बैंक को कंसिडरिंग द इशू ऑफ नोट्स। अगर खाली नोट से रिलेटेड कोई भी हमारे पास पंगा है, कोई भी हमारे पास मैटर है, कोई भी हमारे पास दिक्कत है, तो सिर्फ और सिर्फ सरकार किसको जाकर के देखेगी? सेंट्रल बैंक से पूछेगी कि हाँ भाई क्या है, क्या सिस्टम है, क्या नहीं है। लेकिन इसके अलावा और किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी कमर्शियल बैंक से कोई लेना देना नहीं है इशू ऑफ करेंसी से रिलेटेड। तो जो सरकार है वो सुपरविजन और कंट्रोल करती है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक को। ठीक है, इसके बाद इंश्योर करती है पब्लिक फेथ भी बना रहता है। ऐसा नहीं है कि भाई नकली नोट है या कुछ भी नोट है तो अगर आपको किसी बैंक से भी कोई भी इशू है तो हम सीधा आरबीआई में कंप्लेंट करते हैं नहीं करते? कमर्शियल बैंक से भी कोई भी हमारे पास दिक्कत है तो इसलिए हमारे पास एक फेथ भी बना रहता है कि सिर्फ और सिर्फ आरबीआई हमें नोट जो है इशू करके दे रही है, कुछ भी दिक्कत है तो हम आरबीआई से ही कांटेक्ट करेंगे। इससे भरोसा बना हुआ है सब पब्लिक के अंदर। ये हेल्प करता है स्टेबलाइजेशन के, हमारे पास एक स्टेबिलिटी रहती है इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी में। ठीक है, समझ में आ गया? ये हमारे पास बेटा था। इसके बाद है बैंकर टू द गवर्नमेंट। देखो जो आरबीआई है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, वो हमारी सरकार यानी कि गवर्नमेंट से, यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से 3 तरीके से काम में आता है। एक तो वो सेंट्रल जितनी भी हमारी सरकार है उसका बैंकर है, यानी कि उसका बैंक है, यानी कि जितने भी सरकार के खाते हैं वो सब हमारे पास यहाँ पर आरबीआई में होते हैं। सरकार को जितनी भी पेमेंट करनी है वो हमारे पास यहाँ पर सेंट्रल बैंक से यानी कि आरबीआई से होगी। जितने भी हमारे पास बोरो करना है, सरकार को भी तो पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो आरबीआई से बोरो करेगा। ये तो हो गया एज अ बैंकर। फिर है एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। एज अ फाइनेंशियल
फाइनेंशियल एडवाइजर भी मदद करता है कि आरबीआई जो है वो फाइनेंशियली एडवाइस करता है यहाँ पर जितने भी सारे हमारे पास समय के साथ साथ इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और मॉनेटरी मैटर्स पे। ऐसा हो सकता है कि इकोनॉमिकल मैटर चल रहा हो, कोई हमारा फाइनेंशियल मैटर चल रहा हो, उस सब पे एडवाइस देने का काम भी आरबीआई करता है। आरबीआई बैंकर भी हो गया, फाइनेंशियल एडवाइजर भी हो गया, उसके बाद है हमारे पास एजेंट। एजेंट का मतलब है कि पब्लिक डेट को भी यहाँ पर मैनेज करने में मदद करता है एज अ एजेंट। तो ये 3 पॉइंट है। देखो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर एज अ बैंकर। एज अ बैंकर क्या करता है? 3 तरीके से काम करता है, एज अ बैंकर, एज अ एजेंट और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। बैंकर भी है, एजेंट भी है और फाइनेंशियल एडवाइजर भी है। अगर हम देखो एजेंट की बात करें तो सबसे नीचे लिखा है एजेंट। एजेंट में कैसे है कि जो आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक है उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेज करने की पब्लिक डेट को। जितना भी हमारा पब्लिक का डेट है उसको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई की है। फिर फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह कैसे काम करता है? ये फाइनेंशियल एडवाइजर में ऐसे काम करता है कि सरकार को एडवाइस देता है समय के साथ साथ इकोनॉमिक मैटर पे, फाइनेंशियल मैटर पे और मॉनेटरी मैटर पे। ये तो हो गया हमारे पास एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर। और एज अ बैंकर क्या काम करता है? देखो ये हमारे पास करंट अकाउंट बना लेता है कैश बैलेंस के साथ सरकार के, फिर उसके बाद रिसिप्ट करेगा। अगर सरकार की कोई भी पेमेंट है तो हमारे पास आरबीआई से ही होगी, ठीक है ना। एक्सचेंज करना है, कुछ भी हमारे पास बैंकिंग ऑपरेशन है, कुछ भी हमारे पास इस तरह की चीजें सरकार से रिलेटेड, तो वो सारी आरबीआई से ही होती है। सरकार को लोन की जरूरत है, कुछ पैसे की जरूरत है, वो तो कहां से मिलेगा? वो सब मिलेगा हमारे पास आरबीआई से, ठीक है। ये हमारे पास लिखा गया है कि जो गवर्नमेंट है वो बोरो करती है बाय सेलिंग ट्रेजरी बिल्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अपने जितने भी ट्रेजरी बिल्स है उसको सेल करके सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा ले लेती है, ठीक है। ये हो गए हमारे पास 2। तीसरा आ जाता है बेटा हमारे पास बैंकर्स का भी बैंक। ये हमारे पास बैंकर्स का भी बैंक है, यानी कि राजाओं के राजा, महाराजा, यानी कि जितने भी सारे बैंक है सबके, बोल लो आप एक बारी कह सकते हो कि सबके फादर कह सकते हो आप कि आरबीआई है, सब बैंक्स के है ना, कमर्शियल बैंक्स के। एक तो बैंकर्स का बैंक है और सुपरवाइजर भी है। सुपरवाइजर में वो 2 काम करता है, एक तो रेगुलेट करेगा, एक तो रेगुलेट करने का काम करता है, एक हमारे पास कंट्रोल करने का काम करता है ना। इसको भी आगे भी बताऊंगा डिटेल में। पहले हम बात करते हैं बैंकर्स बैंक की। बैंकर्स बैंक में देखो सबसे पहले लिखा है आरबीआई रेगुलेट करेगा और सुपरवाइज करेगा जितनी भी फंक्शनिंग है कमर्शियल बैंक की कंट्री के अंदर। फिर उसके बाद क्या लिखा है? बीइंग द एपेक्स बैंक, जो भी हमारा आरबीआई है, जो भी हमारा सेंट्रल बैंक है, वो बैंकर है सब बैंक्स का 3 तरीके से। सबसे पहला है, देखो 3 तरीके लिखे हैं। सबसे पहला है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट और क्लियरिंग हाउसेस। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व का मतलब होता है सीआरआर से, यानी कि कैश रिजर्व रेशो भी बोल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, या फिर कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व भी हम इसको बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि कमर्शियल बैंक्स जो है अपने जो भी डिपॉजिट है उसका कुछ फिक्स्ड यानी कि कुछ हिस्सा हमारे पास यहाँ पर रिजर्व के फॉर्मेट में रख देती है सेंट्रल बैंक के पास। देखो जो भी हमारे पास कमर्शियल बैंक है वो अपने डिपॉजिट का कुछ हिस्सा कहाँ पे रखती है? सेंट्रल बैंक के पास रखती है। कुछ तो अपने पास रखेगी, कुछ वो सेंट्रल बैंक के पास रखती है। जैसे कि यहाँ पर कमर्शियल बैंक में वो डिपॉजिट हुआ, कमर्शियल बैंक में जितनी भी सारी पब्लिक है, पब्लिक अपना जो पैसा है वो कहाँ पे डिपॉजिट करेगी? वो डिपॉजिट करेगी जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक हैं। अब कमर्शियल बैंक लेट सपोज यहाँ पर कुछ डिपॉजिट हुआ, अब डिपॉजिट होने के साथ साथ जो कमर्शियल बैंक है वो कुछ हिस्सा ना रिजर्व के फॉर्मेट में भी रख लेते हैं। सारा पैसा वो लोन में नहीं देंगे, लोन नहीं देंगे सारा का सारा। अगर यहाँ पर समझ लो 100 करोड़ यहाँ पे जमा हुए, 100 करोड़ पब्लिक ने डिपॉजिट कर दिया, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, तो उसमें से कुछ 20% या फिर 20 करोड़ वो अपने पास रिजर्व रख लेता है। अब अपने पास रखेगा तो एसएलआर है, अगर वही वो सेंट्रल बैंक के पास रख देता है तो सीआरआर बन जाता है, ठीक है। कुछ इस रिजर्व का हिस्सा कुछ वो तो अपने पास भी रखेगा, कुछ हमारे पास यहाँ पर सेंट्रल बैंक के पास रखता है, तो जो सेंट्रल बैंक के पास रख रहा है वो हमारे पास यहाँ पर बन जाता है सीआरआर, यानी कि कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। फिर उसके बाद है लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, कि जब भी कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत होती है, उसे कहीं से भी कुछ भी पैसा नहीं मिल पा रहा, तो एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, मतलब उसको डूबते का तिनके का सहारा है, मतलब उसका सबसे आखिरी उम्मीद कौन है? सेंट्रल बैंक के। सेंट्रल बैंक उसको तो पैसा बाद में दे देगी, मतलब सबसे लास्ट में अगर उसे कहीं से पैसा नहीं मिल रहा तो एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट वो कहां पे जाता है? वो जाता है सेंट्रल बैंक के पास। तो ये लिखा है जब कमर्शियल बैंक अपनी जितनी भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में फेल हो जाता है, सारे सोर्सेज लगा के देख लिए किसी कमर्शियल बैंक ने, कोई उसे पैसा नहीं दे रहा, तो किसको अप्रोच करते हैं? वो करते हैं सेंट्रल बैंक को, लोन दे दो भैया हमें एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट के लिए, ठीक है, समझ में आ गया।
फिर है इसका क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस का मतलब क्या है कि जो सेंट्रल बैंक है वो होल्ड करके रखती है जितने भी कैश रिजर्व्स है कमर्शियल बैंक्स के। कैसे कि जितने भी सारे कमर्शियल बैंक है उनके सबके हमारे पास यहाँ पर अकाउंट होते हैं सेंट्रल बैंक के अंदर। जितने भी SBI हो गया, PNB हो गया, जितना भी यूनियन बैंक हो गया, इन सबके जितने भी अकाउंट है वो कहाँ पे होते हैं? सेंट्रल बैंक के अंदर। देखो क्या ये लिखा है, जितने भी सारे कमर्शियल बैंक है उन सबके अकाउंट सेंट्रल बैंक के अंदर हमारे पास यहाँ पर होते हैं। तो सेंट्रल बैंक इजीली उनके जितने भी क्लेम्स वगैरह है वो यहाँ पर सेंट्रल कर सकता है क्योंकि सबके अकाउंट उसके पास है। तो जितने भी सारे कमर्शियल बैंक्स है उन सबके क्लेम्स किसके अगेंस्ट? ईच अदर, एक दूसरे के खिलाफ। अगर SBI को PNB का पैसा देना है, PNB को SBI का पैसा देना है, तो सबके जो खाते हैं वो कहां पर है? RBI में। तो अपने आराम से जो भी उनका क्लेम होगा वो सेटल कर देगा डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज करके उनके अकाउंट के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया? ये इसके अंदर लिखा है। ऊपर वाला तो मैंने बता दिया कि कैश रिजर्व्स होल्ड करता है कमर्शियल बैंक्स के, क्योंकि उससे उसके लिए ज्यादा ईजी हो जाता है एज अ क्लियरिंग हाउस काम करना। ठीक है, समझ में आ गया? फिर इसके बाद है ये तो देखो था इस पॉइंट के अंदर 3 पॉइंट ये जो हमने पढ़े एज अ बैंकर्स बैंक। अब ये RBI जो है सुपरवाइजर कैसे है? सुपरवाइजर में मैंने आपको बताया था, सुपरवाइजर में आती है 2 चीज। पहली चीज है कि वो रेगुलेट करता है, दूसरी चीज है कि वो कंट्रोल करता है। पहली चीज क्या है? एज अ सुपरवाइजर रेगुलेट करेगा, एज अ सुपरवाइजर वो कंट्रोल भी करता है। रेगुलेट का मतलब क्या है कि रेगुलेशन से कि वो क्या करता है? लाइसेंसिंग का काम करेगा। अगर अपनी किसी भी कमर्शियल बैंक को अपनी ब्रांच का एक्सपेंशन कराना है या वाइंड अप करना है या मैनेजमेंट का कुछ काम है, लिक्विडिटी है, लाइसेंसिंग वगैरह है, सारी चीजें कौन देखेगा? ये देखेगा एज अ रेगुलेटर। सुपरवाइजर में एज अ रेगुलेशन के अंदर देखेगा। और कंट्रोल के अंदर क्या करता है? कंट्रोल वो करता है बेटा बेसिकली इंस्पेक्शन करके और रिटर्न्स वगैरह फिल करवा के। ठीक है, ये हमारे पास था। तो आज की वीडियो में हमने सेंट्रल बैंक के 5 फंक्शंस होते हैं जिसमें 3 करे। करेंसी को छापता है, दूसरा कि वो बैंकर है, जितने भी हमारी गवर्नमेंट है, और बैंकर्स का भी बैंक है, मतलब सरकार का भी बैंक है और जितने सारे कमर्शियल बैंक है उनका भी बैंक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करने वाले हैं और उसको हम सेपरेट ही रखेंगे, जिसमें रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब चीजें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, आपने इससे प्रीवियस वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं, आप उसको भी जाकर के देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।